नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर कल वाले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए देखिए आज हम पढ़ेंगे कंजम्पशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है उसको एग्रीगेट के रूप में स्टडी करते हैं। एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब एक इकोनॉमी में जितनी टोटल कंजम्पशन की जाए वो टोटल कंजम्पशन कौन कौन करता है? गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में दो आ जाते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर एंड दूसरा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मंदिर, मस्जिद, जो भी धार्मिक जो है रिलीजियस संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो फ्री में चलाएं या फिर अपने जो यहाँ आने वालों को कुछ खाना वाना देते हैं मंदिर गुरुद्वारा वगैरह में। तो इन सब में जो कंजम्पशन होती है उसको हम टोटल तीनों का टोटल जो है उसको हम एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब इस कंजम्पशन में हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? हाउस होल्ड सेक्टर अपने खाने पीने पर खर्च करता है और प्राइवेट NGOs जो वगैरह हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो अपने यहाँ आने वालों को दें, खिलाएं या फिर दान वगैरह कर दें, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या करती है? देखिए गवर्नमेंट जो है आपका PDS सिस्टम मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आपके राशन के डिपो वगैरह होते हैं वहाँ पर खाना बांटती है और मिड डे मील वगैरह की योजनाएं चलाती है स्कूल में। एंड आर्मी डिफेंस सर्विसेज को वहाँ पर जो खाना दिया जाता है, ठीक है। तो इनमें गवर्नमेंट अपना खाना वगैरह जो देती है उस वो भी कंजम्पशन ही है। तो ये एग्रीगेट कंजम्पशन जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट कंजम्पशन को स्टडी करते हैं। उसके बाद देखिए कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट जो है हमारा, जब आप किसी एसेट को और बढ़ा देते हैं मतलब माना आपके पास आपकी फैक्ट्री है, आपके पास एक टाइम पे 10 मशीन्स हैं, आप क्या करना चाहते हैं? आप उसमें 2 मशीन और ऐड करना चाहते हैं कि चलो मैं अपना बिजनेस बढ़ा लेता हूँ, 12 मशीन करना चाहते हैं। तो वो जो 2 मशीन आपने एक्स्ट्रा लगाई हैं उसको आप इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बट इन्वेस्टमेंट भी आगे 2 तरह की होती है, एक आपके पास ग्रोस इन्वेस्टमेंट है, दूसरी आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट है। देखिए ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ग्रोस इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट मतलब जो आपने 2 मशीनें और लगाई, 10 में हमने 2 बढ़ाई थी, 2 मशीनें जो आपने और लगाई वो प्लस जो आपकी पुरानी 10 मशीनें हैं उनमें कोई टूट फूट हुई या फिर आप ये कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन लगा, तो उसमें जो खर्चा हुआ उसको हम ऐड करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट। बट नेट इन्वेस्टमेंट में हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस जो है वो लेस कर देते हैं, वो ऐड नहीं करते। उसके बाद हमारे पास क्या है? अब सिग्निफिकेंस क्या है, फ़ायदा क्या है, क्यों हम स्टडी करते हैं कि हमारी फ़िक्स इन्वेस्टमेंट को हमने स्टडी क्यों किया और नेट को स्टडी क्यों किया, कि फ़िक्स और नेट को एक साथ क्यों नहीं कर दिया? इसलिए स्टडी करते हैं इसको स्टडी करने का फ़ायदा ये कि हमें ये पता चल जाना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में टोटल जो है कितना पैसा लगा हुआ है। कितना पैसा लगा हुआ है मतलब कि कितनी इन्वेस्टमेंट हमने की है। अब मैं ये कह देती हूँ कि मैंने तो 10 लाख लगाया है, जबकि लेकिन 10 लाख मैंने आगे प्रोडक्शन के लिए यूज़ तो नहीं हो रहा, उसमें से 4 लाख तो मेरा पुरानी मशीनों को ठीक करने में गया। तो जो 6 लाख है वही तो मैंने बढ़ाया, 10 तो नहीं बढ़ाया। इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है और ग्रोस इन्वेस्टमेंट कितनी है। उसके बाद है हमारा कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या है? देखिए जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि डेप्रिसिएशन क्या है, बट इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट कॉमर्स के हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट्स आर्ट्स के हो सकते हैं, उन्हें डेप्रिसिएशन जानना ज़रूरी है। देखिए डेप्रिसिएशन होता है किसी चीज़ में होने वाली टूट फूट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, आपके पास कोई बाइक या स्कूटर है, ठीक है,
बाइक या स्कूटर है तो आप उसको 50,000 की परचेज़ की आपने, 1 साल बाद उसकी वैल्यू जो है वो 40 रह गई, तो अब वो 10,000 कम क्यों हुआ? आपने जो उसको साल भर चलाया तो उसमें उसकी थोड़ी सी टूट फूट हुई या वो पुरानी हो गई तो उसकी वैल्यू कम हो जाना, ठीक है। वियर एंड टीयर, जो आपने उसको यूज़ किया उसकी वजह से जो उसकी वैल्यू कम हुई उसको आप डेप्रिसिएशन कहते हैं। उसके बाद डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन इज़ द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इन यूज़ ऑफ अकाउंट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टीयर, जो मैंने आपको बताया। दूसरा है हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज। एक्सीडेंटल डैमेज क्या है? आपकी नई कार है, पहले दूसरे दिन एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, होना नहीं चाहिए, बस हम बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हो जाए, उस वजह से वो बिल्कुल क्रैश हो गई है, तो आपकी चाहे 10 लाख की हो चाहे 20 लाख की हो, अब वो जाएगी तो ऐसी हालत हो गई कि वो कबाड़ में जाएगी, तो एक्सीडेंटल डैमेज कहलाएगा। उसके बाद है हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब यह होता है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि इसकी वैल्यू कम होने वाली है। ऑब्सोलेंस क्या होती है? ऑब्सोलेंस होती है अप्रचलन। अप्रचलन मतलब आउट ऑफ फैशन होना। जैसे आप कई बार कुछ ऐसे कपड़े हैं आपके पास जो पहले से पड़े हैं लेकिन आप वो नहीं पहनते हो कि मैं नहीं पहनूंगा, ये तो आउट ऑफ फैशन है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जिसका आइडिया हो। जैसे टच वाले फ़ोन आ गए, तो उससे पहले हमारे पास जो कीबोर्ड वाले फ़ोन हैं तो वो ऑब्सोलेंस हो गए। लेकिन एक बार टच वाला फ़ोन आया, पहला फ़ोन, तो उसके बाद भी कीबोर्ड वाले फ़ोन बनाने वाली कंपनियां जो हैं वो बेवकूफ़ हैं। क्यों? एक फ़ोन आया टच वाला तो अब उसमें और सुधार भी होंगे। जैसे आपके पास जो टीवी होते थे पहले बड़े बड़े से, उसके बाद LCD आया, तो अब भी कोई कंपनी अगर वो बड़े टीवी बना रही है तो वो पागल है कि उनको पता है कि जब LCD आ गया तो अब आगे कोई आएगा तो और इससे भी अच्छा आएगा, बड़ा थोड़ी आएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या है? जिन ऑब्सोलेंस का, जिन अप्रचलन का आपको कुछ कुछ आइडिया है। जैसे देखिए, तो इसकी वजह से लॉस भी होता है आपको। देखिए, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट व्हेन दीज बिकम ऑब्सोलीट, या चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आपकी चीज़ जो है वो पुरानी हो गई, उसकी वजह से आपको लॉस हो गया, तो वो भी डेप्रिसिएशन कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है इसका डिफरेंस एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड। देखिए, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या है? जो आपको पता है कि ये चेंज आ सकता है टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से, बट ऐसी ऑब्सोलेंस जो आपको पता है कि पता ही, आइडिया ही नहीं है, जैसे फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गया, मतलब भूकंप आ गया, तो इन चीज़ों की वजह से आपको नहीं पता कि ये आनी थी, तो आपकी चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई, तो उसको हम अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्टॉक एंड फ्लोस। अब स्टॉक क्या है? स्टॉक, जैसे आपने इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारी टर्म्स पढ़ी हैं, कैपिटल, इनकम, मनी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, इनमें से कुछ टर्म्स जो हैं वो स्टॉक है और कुछ फ्लो है। अगर मैं सिंपल लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो हम अपने घर में भी कई चीज़ों का स्टॉक करके रखते हैं। स्टॉक मतलब कि अब मैं कहती हूँ कि इस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा है, हर किसी ने अपने अपने घर में सामान का, जो बेसिक नीड्स होती हैं हमारी, जैसे चावल, आटा और जो भी आपकी नीड्स हैं, आप उनका स्टॉक करके रखते हो, तो आपको उसको स्टॉक क्यों बोलते हैं? अब आपको नहीं पता कि आप स्टॉक क्यों बोलते हो। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, वो स्टॉक है, ठीक है। उसके बाद इनकम, मनी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इनमें से क्या स्टॉक है? देखिए, मीनिंग ऑफ स्टॉक मैंने आपको बता दिया, फिर भी इसकी एक पर्टिकुलर जो डेफिनेशन क्या है, स्टॉक इज़ ए क्वांटिटी मेजर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। लाइक ऑन 1 जनवरी
2020 आई हैव 20 करोड़ प्रॉपर्टी, ठीक है। आई हैव प्रॉपर्टी वैल्यू ₹20 करोड़, ठीक है। ये स्टॉक है, ये मेरी वेल्थ हो गई। मेरे पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये मेरी वेल्थ है और ये स्टॉक है। और मैं ये कहती हूँ कि मैं मंथली 1 लाख रुपए कमाती हूँ। तो ये क्या है? इनकम। इनकम जो है वो फ्लो है। फ्लो मतलब जो चीज़ चलती जाए, और स्टॉक मतलब जो रुकी हुई हो। तो इसका मतलब फ़्लो क्या हुआ? फ़्लो वो है जो आप किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे मैंने 1 मंथ के लिए कहा मेरी मंथली है, या मैं कहती हूँ कि मेरी एनुअल इनकम 1 लाख है, तो वो एक फ़्लो को हम पीरियड ऑफ टाइम से मेजर करते हैं और स्टॉक को हम पॉइंट ऑफ टाइम से मेजर करते हैं। उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल हैं, देखिए। वेल्थ, जैसे मैंने अभी कहा था प्रॉपर्टी, वेल्थ जो है वो स्टॉक है और इनकम जो है वो फ़्लो है। माना बैंक में आपने अपने 20 लाख रुपए जमा कर रखे हैं, तो वो 20 लाख रुपए आपका स्टॉक है। आप उसमें से हर मंथ या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप कुछ पैसे निकाल लेते हो। माना आप 2000 रुपये निकाल रहे हो हर महीने, तो वो आपका फ़्लो है। और या आप जमा करवा रहे हो, वो भी आपका फ़्लो है। तो विड्रा करना या डिपॉज़िट करना दोनों फ़्लो है, ठीक है। मतलब जो चलता रहे वो फ़्लो और जो रुका हुआ हो वो स्टॉक। उसके बाद है हमारे पास सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में टोटल कितने सेक्टर हैं। तो हम यहाँ पर 4 सेक्टर पढ़ेंगे। सबसे पहला है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? हम, तुम, ये हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर जो है उसको कंज्यूमर सेक्टर भी बोलते हैं। और हाउस होल्ड सेक्टर जो होते हैं वो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। और एक काम और भी होता है हाउस होल्ड सेक्टर का, वो कौन होते हैं? वो मालिक होते हैं। मालिक मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस चल रहे हैं, इनको कौन चला रहा है? हम तुम लोग ही तो चला रहे हैं। हम तुम का मतलब ये नहीं है कि मैं चला रही हूँ, मतलब जैसे अंबानीज़ हैं, अडानीज़ हैं, तो ये कंज्यूम भी तो करते हैं और चला भी रहे हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उनके ओनर्स भी हैं ये, और कंज्यूमर भी हैं। दूसरा सेक्टर है हमारे पास प्रोड्यूसर सेक्टर। ये क्या है? इट इंक्लूड ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, चीज़ों को बनाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो क्या करता है? गवर्नमेंट सेक्टर के टू फेसेस हैं। एक तो कंज्यूमर सेक्टर के रूप में, जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट कंज्यूम करता है। गवर्नमेंट कंज्यूम करने का मतलब जैसे वो मिड डे मील वगैरह, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो राशन से आपको सामान मिलता है, इसके रूप में। एक वेलफेयर एजेंसी के रूप में। अब देखिए, अब कोरोना चल रहा है, तो एक टेस्ट लगभग 5000 का है, तो गवर्नमेंट तो इतने सारे टेस्ट कर रही है, ठीक है। आपको सड़कें बना कर देती है, आपको जो है वो लाइट प्रोवाइड करवाती है। आप यूँ कहते हैं कि हम लाइट का बिल भरते हैं। गवर्नमेंट लाइट ना बनाए, आप किसको बिल दोगे? नहीं दे सकते ना। आपसे गवर्नमेंट टोल टैक्स लेती है। गवर्नमेंट सड़क ही नहीं बनाती, बना लो अपनी अपनी सड़क, ठीक है। रोड आप अपना बना सकते हो, इधर टोल टैक्स इतना बढ़ा दिया। तो गवर्नमेंट अगर टोल, हम कहते हैं कि हम टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट हमें रोड दे, तो उस रोड को एक बारी ठीक करने का खर्चा भी है ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है एक वेलफेयर एजेंसी के रूप में भी काम करती है। लास्ट सेक्टर है हमारे पास एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जो होता है वो क्या होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, मतलब हमारे देश के अलावा अगर बाहर से हम कुछ मंगवाते हैं या वहाँ कुछ बेचते हैं तो उसको एक्सटर्नल सेक्टर कहते हैं। अब इंटरसेक्टरल फ्लोज। इंटरसेक्टरल फ्लोज क्या होते हैं? कि आपस में सेक्टर्स के बीच में जो फ्लो है। देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो प्रोड्यूसर सेक्टर पर डिपेंड है चीज़ों को लेने और देने के लिए। दूसरा, गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो डिपेंड है प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर के लिए टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए। फिर प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर पे और गवर्नमेंट पे डिपेंड है, गवर्नमेंट से सुविधाओं के लिए, और हाउस होल्ड सेक्टर से उसको क्या मिलता है? काम करने वाले लोग भी तो हाउस होल्ड सेक्टर से जाते हैं। प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट पे डिपेंड है ताकि गवर्नमेंट चीज़ों को मैनेज कर सके।